नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीडीपी जो कि हमारा सीटेट 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि मापन क्या होता है तथा उसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि बुद्धि मापन की शुरुआत कहाँ से होती है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारी घटनाएं 1905 के पहले की हैं, यानी कि यहाँ तक की जो चीजें हैं यहाँ पर अभी तक बुद्धि मापन का कोई भी प्रमाणित कह लीजिए फॉर्मूला या कोई भी प्रमाणित नियम नहीं आया था। केवल लोग अपनी अपनी कुछ चीजें या कुछ शब्दों को बता रहे थे, इसलिए इस समय को या इस काल को बीने के पूर्व काल का समय माना जाता है और ये बुद्धि मापन में कहीं भी किसी प्रकार का योगदान नहीं देता। तो अब जो हमारा स्टार्ट होगा, मेन बुद्धि मापन की थ्योरी यहां से स्टार्ट होगी। ये थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि थी जिसके विषय मैंने आपको चर्चा किया था। अब चलिए समझते हैं आज से बुद्धि मापन। देखिए, बुद्धि मापन की बात करते तो सिंपल सी बात है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोचने की, समझने की, तर्क करने की, विचार शेयर करने की और समस्याओं को हल करने की तथा समायोजन की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसी को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं या माप सकते हैं या कह लीजिए आपकी मात्रात्मक निरूपण कर सकते हैं। कौन सा मात्रात्मक निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी को ही क्या कहा गया, बुद्धि मापन कहा गया। इस संदर्भ में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, बहुत सारे कह सकते हैं आपकी व्यक्ति आए जिन्होंने अपना अपना नियम दिया कि यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के नियम दिए जिसको हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे पूछता है आपसे एग्जाम में कि बुद्धि मापन के प्रकार, या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि मापन का प्रकार है, या शाब्दिक प्रकार है या अशाब्दिक प्रकार है, ये पूछता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात करें बुद्धि मापन के प्रकारों की या बुद्धि मापन के तरीकों की, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकार। तो देखिए, पहला आपका आता है शाब्दिक। अब ये शाब्दिक का क्या मतलब है, किसका क्या मतलब, इसको भी हम आपको समझाएंगे। इसको ये भी कहते हैं मौखिक बुद्धि मापन। अब ये क्या है समझते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से लग रहा है शाब्दिक मौखिक बुद्धि मापन, तो इसमें क्या होगा कि किसी की बुद्धि जानने के लिए या किसी की इंटेलिजेंस को समझने के लिए उसे तर्क वितर्क किया जाएगा, वाद विवाद किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है मुख से या बोल करके या फिर कह लीजिए कि उससे बुलवा करके चर्चा के माध्यम से ही हम उसकी बुद्धि का मापन जब करते हो, तो इस प्रकार के मापन को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक या कह सकते हैं मौखिक। इसी का थोड़ा सा दूसरा पहलू जिसको हम कहते हैं अशाब्दिक। देखिए, अशाब्दिक क्या होता है, या इसी को कहते हैं अमौखिक मापन। देखिए, अमौखिक बुद्धि मापन का ये मार्कर नेक्स्ट थोड़ा पतला चल रहा है। अशाब्दिक या अमौखिक मापन ऐसे मापन जिसमें हम बोलते नहीं है, जैसे उसको 8-10 प्रश्न दे देंगे, कह देंगे इसको करो, या कोई पहेली दे देंगे, कहेंगे बेटा इसको सॉल्व करो, या उसको कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, कह देंगे इसको करके दिखाओ। तो इस प्रकार से हम उसकी बुद्धि का कौन सा पहलू माप रहे हैं, जो अमौखिक है या अशाब्दिक है। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक क्लियर हुआ। इसके बाद में दो और परीक्षण हमें समझने हैं, केवल समझने हैं। ठीक है, बाकी हम चर्चा तो करेंगे डिटेल में, पहले समझ लेते हैं इन शब्दों का मतलब क्या है। दो और हैं, जैसे एक आता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि मापन। अभी ये क्या है, और दूसरा अगला हम कहें वो है सामूहिक बुद्धि मापन, या परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, परीक्षण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षण भी आप बोल सकते हैं। देखिए, अब ये क्या कहता है समझिए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है, इसमें एक एक व्यक्ति का अलग अलग परीक्षण किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो परीक्षा आप अकेले के लिए देते हैं, किसी की कॉपी नहीं करते कि उसका देख लें इसका देख लें, लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाता है तो एक साथ पढ़ाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है,
व्यक्तिगत बुद्धिमापन का मतलब ये है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अलग अलग परीक्षण किया जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जो बीने परीक्षण होगा और इसमें आपका जो वेसलर परीक्षण होगा, ये सब क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण के एग्जाम्पल है। सामूहिक परीक्षण की बात करें तो सामूहिक परीक्षण का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे समय कम होता है और कम समय में हमें अधिक लोगों का चयन करना होता है, वहां पे हम सामूहिक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, अब एक एक बच्चे का प्रतियोगिता कराएंगे, आप एक एक बच्चे के एसएससी एग्जाम कराएंगे तो हो गया, 8-10 साल गुजर जाएगा। इसीलिए एक साथ कई बच्चे एग्जाम बैठते हैं और एक क्राइटेरिया सेट कर दी जाती है, कितना आप पाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर उसमें उनका चयन कर लिया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेना परीक्षण। सेना परीक्षण में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है और इसका मतलब कि इस परीक्षण से संबंधित अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण बहुत फेमस है, इनको भी हम आगे आपको समझाएंगे। क्लियर हुई बात? तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन से संबंधित 4-5 टॉपिक मैंने आपको समझाए, जिसमें हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे समझना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये टर्म आपको क्लियर हो गया? जैसे कि अगर आपको आज एग्जाम में मान लीजिए सवाल दे दिया कि टीचर ने क्लास के सभी बच्चों को सवाल हल करने के लिए दिया और कॉपी करने के लिए सख्त मना किया है, बताइए टीचर किस प्रकार के परीक्षण पे कार्य कर रहे हैं? तो टीचर कार्य कर रहे हैं आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे की चीजों को पढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं और एक एक टर्म्स को हम क्लियर करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं आगे। हमने आपको बताया था कि बीने के पूर्व काल का समय 1905 के पहले का। अब आ जाते हैं बीने के काल का समय। अरे बीने मतलब वही अल्फ्रेड बीने, ठीक है। देखिए बीने का काल, बीने का काल, ये इनका काल माना जाता है 1905 से 1911। याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप समझे रहिए, उससे पूछता नहीं, लेकिन ध्यान रखे रहेंगे तो क्लियर रहेगा कि क्या हमको कहां तक पढ़ना है। इसमें हुआ क्या कि अल्फ्रेड बीने, समझे रहिएगा, देखिए अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने ये जो कि कहां के थे, फ्रांस के थे, फ्रांस के थे, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच या आप कह सकते हैं फ्रांस, फ्रांस के थे ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब जब ये थे अपने लेबोरेटरी में या ये जहां थे अपने विश्वविद्यालय में, ये क्या कर रहे थे, वहां पे इन्होंने सबसे पहले कहा कि बुद्धि मापन कह लीजिए या बुद्धि परीक्षण को इन्होंने बताया और कहा कि हम इस नियम से या ऐसे कुछ क्राइटेरिया सेट करके हम बच्चों का बुद्धि लेवल या बच्चों की इंटेलिजेंस को हम समझ सकते हैं, उनको हम माप सकते हैं। उस आधार पर इन्होंने कहा देखो बच्चे जो है उनकी बुद्धि का स्तर 3 प्रकार का होता है। एक बच्चे उच्च स्तर के होते हैं, दूसरे बच्चे जो होते हैं वो सामान्य स्तर के होते हैं और तीसरे जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि स्तर के होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जरूरी नहीं है, आपको बस समझना है कि अंतर क्या होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं, सामान्य स्तर के होते हैं और मंद स्तर के या मंद बुद्धि के होते हैं। इन्होंने कहा कि यह परीक्षण या यह मेरा नियम 3 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे को लगेगा, 3 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों को लगेगा और यह परीक्षण शाब्दिक होगा। शाब्दिक मतलब कि बच्चे जो बोलना जानते हो या जो बोल पा रहे हो उस पे यह परीक्षण लागू होगा। किसने कहा, ये बीने ने कहा, ठीक है, किसने कहा, बीने ने। बाद में क्या हुआ कि इनकी सहायता के लिए एक और आदमी आ गया जिसका नाम था साइमन। क्या नाम था, साइमन। तो अब इस परीक्षण का पूरा नाम हो गया बीने साइमन परीक्षण। अब आप कहेंगे कि इसने सहायता क्या किया, क्या सहायता किया, इसने सहायता किया कि यार गुरुजी ये जो आप बता रहे हैं कि 3 से 11 वर्ष शाब्दिक परीक्षण सब क्लियर है, इसका कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये आपने बता दिया कि 3 से 11 वर्ष का शाब्दिक परीक्षण कर दीजिए, जो उच्च आया, सामान्य आया, मंद आया, उसकी बुद्धि इस प्रकार से होगी, कैसे, मतलब क्या, कोई वर्ड खोजिए। तो बीने ने कहा हाँ यार सही कह रहे हो। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो बीने ने क्या किया, अपने ही नियम में, ध्यान समझिएगा क्या हुआ, पहले बुद्धि परीक्षण पहले किसने दिया, सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने। बीने ने बताया कि यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है और ये एक शाब्दिक परीक्षण है।
इसके अनुसार बच्चे 3 प्रकार के हो सकते हैं, उच्च स्तर के, सामान्य स्तर के और मंद स्तर के। लेकिन साइमन जब सहयोगी में आया तब बीने को लगा कि यार सही बात कह रहा है, इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। किसके आधार पे? जैसे हम कैसे कहेंगे कि इस आधार पे बच्चे उच्च होंगे, इस आधार पे मंद होंगे, इस आधार पे सामान्य होंगे। तब बीने ने क्या किया, अपने नियम में संशोधन किया। क्या किया? नियम में इन्होंने अपने संशोधन किया, अपने नियम में संशोधन किया। किसके कहने पे? साइमन के कहने पर। साइमन के कहने पर इन्होंने क्या किया? संशोधन किया, या साइमन के सहयोग से इन्होंने संशोधन किया। क्या संशोधन किया? 1908 में इन्होंने पहली बार शब्द दिया मानसिक आयु। मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु संप्रत्यय आप कह लीजिए, यह शब्द इन्होंने 1908 में दिया। अब बताया इन्होंने कि देखो मानसिक आयु के आधार पे, या एक बच्चा मानसिक आयु उसकी उच्च हो सकती है, सामान्य हो सकती है, मंद हो सकती है, मेरे परीक्षण के अनुसार। किसने कहा? बीने ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको लग रहा होगा अच्छा साइमन बताया था क्या? ये शब्द साइमन बताया था? नहीं, ये शब्द बीने ने ही बताया था। लेकिन जब साइमन से डिस्कशन हुई तब तो नाम आपको बीने का ही लिखना है, साइमन का नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि इसका योगदान था, उनके साथ रहता था, इसलिए इस परीक्षण का पूरा नाम हुआ अल्फ्रेड बीने साइमन परीक्षण या बीने साइमन परीक्षण। कब आया? 1905 में। यह प्रथम परीक्षण था, बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण यही था। इसके बाद जितने परीक्षण आप पढ़ेंगे उन सब का संबंध इनसे रहेगा। इसीलिए बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बीने को माना जाता है। और प्रथम बुद्धि परीक्षण भी कौन सा था? अल्फ्रेड बीने का था, ठीक है। बहुत पुस्तकों में पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला परीक्षण यही था, अल्फ्रेड साइमन परीक्षण यही था। मानसिक आय जो शब्द आया वो इसी में आया। किसने दिया था? बीने ने ही दिया था, साइमन के सहयोग से। तो इसका नाम हुआ अल्फ्रेड बीने साइमन परीक्षण या बीने साइमन परीक्षण। क्लियर? बाद में फिर इन्होंने दूसरा संशोधन किया। दूसरा संशोधन ने क्या किया? इन्होंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, छोटे बच्चे 3 से 11 वर्ष के बच्चों तक के लिए नियम फॉलो करता ही है, चलो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। 1911 में इन्होंने इसका संशोधन कर दिया और यह नियम 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू कर दिया। 3 से 16 वर्ष आयु के बच्चों हेतु उन्होंने क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्लियर हुई बात? समझ आ गया? बीने साइमन परीक्षण प्रथम बुद्धि परीक्षण कब आया? 1905 में। किसने दिया? फ्रांस के अल्फ्रेड बीने ने। यह ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रांस के दिया है तो फ्रांस के बच्चों के लिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फ्रेंच भाषा में था। अरे भाई अगर भारतीय कोई निकालेगा तो हिंदी में निकालेगा, वैसे ही फ्रांस के इन्होंने निकाला था तो फ्रेंच भाषा में निकाला। पहले इन्होंने क्या कहा? केवल परीक्षण के बारे में बता दिया, बाद इन्होंने मानसिक आयु शब्द दिया संशोधन करके। 1908 में साइमन की एंट्री हो गई। बाद में फिर इन्होंने 1911 में इसी को 3 से 11 वर्ष को बढ़ा करके 3 से 16 वर्ष कर दिया। अब इसके बाद हुआ क्या कि 1911 में ही अल्फ्रेड बीने की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु? अल्फ्रेड बीने की मृत्यु हो जाती है और यह बुद्धि मापन का सूत्र सदा के लिए या नियम अमर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस काल को कहा गया है अल्फ्रेड बीने का काल, ठीक है। क्लियर हुई बात? प्रथम बुद्धि परीक्षण को क्लियर हो गया, किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, कौन सा शब्द जोड़ा, कितने वर्ष के बच्चे की आयु के लिए था, तथा यह शाब्दिक था या अशाब्दिक। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये शाब्दिक था। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्या हुआ? बीने तो भैया 1911 निपट गए। अब बीने निपट गए 1911 में, तो अब क्या हो? अब तो बवाल हो गया, बीने तो मर गए, अब क्या किया जाए? अब बुद्धि परीक्षण में काम कौन करे? ठीक है, क्या बीने जो लिख के गए अमर हो गया? वो गलत भी तो हो सकता है। इसके लिए अब मनोवैज्ञानिकों ने और अपना अपना नियम कानून देना प्रारंभ कर दिया। तो अब इसके बाद का जो समय आएगा 1911 के बाद, ठीक है, इसको कहा गया आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब जो अब तक चलता है, क्योंकि वो तो भैया चले गए, वो तो निपट गए, बीने निपट गए 5-6 साल में, इसलिए इसको कहा गया आधुनिक काल। अब ये क्या था समझते हैं। देखिए ये सब ध्यान देने जरूरत, कभी कभार पूछता है, उससे जरूरत नहीं है, बस आपको हम बता रहे हैं कि कहां से कहां डिफरेंशिएट करना है आपको। अब यहां हुआ क्या, देखिएगा,
इसमें हुआ क्या कि 1912 में जर्मन कह लीजिए या जर्मनी, ईस्टर्न ईस्टर्न और कुहलमान या कुहेलमान कहीं कहीं लिखा है तो कुहलमान समझ जाइएगा। बड़ी गजब की चीज हो गई। ईस्टर्न और कुहलमान ने दे दिया किसका इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट का रूल दे दिया, ठीक है, मतलब आईक्यू। इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दे दिया। अब ये आईक्यू का फॉर्मूला क्या था समझिएगा, बहुत जबरदस्त नियम आ गया। इन्होंने कहा देखो, किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के, किसी भी इंसान का कह लीजिए आईक्यू यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि ये जाननी हो कितना उसका दिमाग तेज है, तो उसकी मानसिक आयु का मापन कर लो और वास्तविक आयु से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि देखो, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जानना हो, क्या जानना हो, बुद्धि लब्धि मतलब वो कितना तेज है ये जानना हो, तो व्यक्ति का मानसिक आयु मानसिक आयु इसको बोलते हैं मेंटल एज, ये जान लो। और उस व्यक्ति की वास्तविक आयु जान लो, इसको बोलते हैं CA। अभी बताते हैं कैसे। वास्तविक आयु जान लो और इसमें 100 का गुणा कर दो, पता चल जाएगा कि बच्चा कितना तेज है। अब इसका क्या मतलब था समझाते हैं हम आपको। देखिए, ये मानसिक आयु और ये क्या था। वास्तविक आयु को हम बोलते हैं कालानुक्रमित आयु। कालानुक्रमित मतलब है कितना काल से वो जी रहा है, तो एक ही बात हुई। इसी को कहते हैं क्रोनोलिकल एज, इसलिए यहाँ पे C आया है। समझ में आया आपको, ये ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज है, ठीक है। क्रोनोलिकल एज मतलब कितना वो समय तक जिंदा है या किस समय, कितना समय वो जी चुका है, इसी को कहा गया कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु। तो क्लियर, आप ध्यान रखिएगा, वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक एक ही है, ठीक है। इन्होंने बताया देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। इन्होंने कहा देखो भैया, मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो है कितने साल का, 10 साल का, ठीक है। एक बच्चा है, वो कितने साल का है, 10 साल का। लेकिन ये बच्चा 14 साल के बच्चे के सवाल को हल कर ले रहा है। मतलब जो सवाल, जो लेवल, जो दिमाग 14 साल के बच्चे का होना चाहिए, लेकिन एक 10 साल का बच्चा है, उसका दिमाग 14 साल वाले के बराबर है। तो भैया इसकी रियल एज कह लीजिए या इसकी वास्तविक एज जो है वो 10 साल है, लेकिन इसका दिमाग जो है, इसकी मानसिक पावर 14 साल के बराबर है। तो इसकी आईक्यू कितनी होगी, तो इसकी आईक्यू हो गई 14/10 गुना 100। 0 से 0 गया 140। मतलब ये बहुत तेज होगा, ठीक है, बहुत तेज होगा। बच्चा क्या होगा, बहुत तेज होगा, ठीक है। ये ऐसा इन्होंने कहा, किसने कहा, कुहलमान ने या स्टर्नबर्ग ने कहा कि बच्चे की आईक्यू कितनी होगी, 140 होगी। मतलब वो जो 100 का होना चाहिए, मतलब जिसके पास 100 यानी 100% वैल्यू होनी चाहिए, उसके पास 140% है। ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास अगर मान लीजिए किसी की क्षमता या किसी के पास मान लीजिए चलने फिरने की ताकत है, उसे उड़ने की ताकत मिल जाए तो तबाही मचा देगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, किसी का दिमाग 100% है तो ठीक है, अपने हिसाब चलता रहेगा। अब किसी का दिमाग 100% से बढ़ करके 140% हो गया, मतलब समझिए वो ऑटोमेटिक एक सामान्य व्यक्ति से 40% आगे हो गया। तो इस प्रकार से इसकी बुद्धि तीव्र होगी। अब इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत कमजोर है, कमजोर मतलब कि थोड़ा सा ढील ढाल है। अब उसकी मान लेते हैं कि उसकी जो रियल एज है वो 10 साल है ना, कितनी है, 10 साल ये। लेकिन वो बच्चा सोचने समझने में या उसका दिमाग थोड़ा कमजोर है, जिसको हम लोग कहते हैं बेचारा थोड़ा सा दिमाग इसका मोटा है। मान लीजिए वो सोच ही नहीं पाता, केवल सोच पाता है 6 साल के बराबर, है 10 साल का लेकिन सोच रहा है 6 साल के बराबर। तो यही सूत्र हो जाएगा 6/10 गुने 100। मानसिक आयु वास्तविक आयु, 0 से 0 गया, कितना गया, 60। अब आप ही बताइए कि
100 बुद्धि होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? 100। एक आइडियल स्टेज या आदर्श अवस्था मानी जाती है 100। उसकी बुद्धि 100 होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई 60। तो कम हुई कि ज्यादा? तो आप खुद बता देंगे कम हो गई। और कितना? बहुत ही कम हो गई। अरे 100 से 90 होता, 85 होता तो लगता चलो ठीक है, ये तो 100 से 60 पे आ गया। तो इस प्रकार के बच्चों को उन्होंने अत्यंत कमजोर बच्चा बताया, या अत्यंत आप कह सकते हैं कि मंद बुद्धि का बालक उन्होंने बताया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। कैसे समझते हैं देखिए। इन्होंने कहा कि एक एवरेज बच्चा है। ठीक है, तो इस सूत्र को देके स्टर्न और कुहलमान चले गए। ठीक है, अब ये सूत्र आ गया, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र ध्यान रखिएगा। दिया किसने था? दिया किसने था? स्टर्न और कुहलमान ने। लेकिन इसका व्यापक प्रयोग कौन करेगा? आइए समझते हैं। देखिए, तो ये हो गई बुद्धि लब्धि की बात। कैसे निकलता है मैंने आपको समझा दिया। अब चीजों को हम समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हुए आगे निकलते हैं। देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कि यहाँ का यहाँ कैसे आ गया। समझते हैं। देखिए, स्टर्न और कुहलमान के बाद 1916 में अमेरिकी वैज्ञानिक आए। अमेरिकी वैज्ञानिक या अमेरिका के रहने वाले थे। कौन थे? टरमन। ठीक है, टरमन। और ये पढ़ते थे कहाँ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये पढ़ते थे। ठीक है, वी हमने लिख दिया, समझ जाइएगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा यार कुछ करते हैं। इन्होंने कहा ऐसा करो, बीने का परीक्षण क्या था? कहीं ये था। अच्छा, और ये कुहलमान ने क्या बताया था? कहीं ये बताया था। अच्छा, चलो। अब इन्होंने क्या किया? बीने के परीक्षण को उठाया, जो बीने बोले थे कि इतने वर्ष के बच्चों के लिए, इतने वर्ष के लिए बच्चों के लिए, और ये आईक्यू का फॉर्मूला उठा के उन्होंने मिक्स कर दिया। दोनों फॉर्मूले को मिक्स करके इन्होंने कहा लो हमारा नियम। लेकिन अच्छे थे, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। ठीक है, इस परीक्षण का इन्होंने नाम दिया बीने। अगर आप सर्च करेंगे बीने स्टैनफोर्ड, वीने स्टैनफोर्ड परीक्षण, क्योंकि नाम तो दे नहीं सकते थे अपना, क्योंकि इन्होंने दोनों नियम इस्तेमाल किए थे किसी दूसरे के। इधर से इस्तेमाल किया था इन्होंने कुहलमान और स्टर्न का, और उधर से इन्होंने बीने का। क्योंकि दिया इन्होंने था इसलिए इसको टर्मन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखे रहेगा। बट इन्होंने नाम अपना कहीं लिखा नहीं था। तो बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण किसने दिया? 1916 में टर्मन ने। कहाँ के निवासी? अमेरिका के। क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं निवासी, ये नमोआ जो आ गया है, स्टैनफोर्ड कोई वैज्ञानिक नहीं था, ये जिस यूनिवर्सिटी में थे, टीचर थे, वहां का नाम था। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बीने ने दिया था, स्टैनफोर्ड में इसका संशोधन हुआ। इन्होंने बीने के नियम में संशोधन किया। कब किया? 1916 में। अब संशोधन करके उन्होंने बताया देखो, कुहलमान स्टर्न का नियम उठाओ, बीने का नियम उठाओ, उसको चिपका दो एक में, चिपका करके काम हो जाएगा। जैसे उधर चीनी गलाओ, उधर से चीनी गलाओ, ठीक है, इधर से खोआ मिलाओ, मिठाई बना दो, लो खाओ मिठाई। तो मिठाई तो अच्छा ही होता है। तो सेम काम इन्होंने ये किया। स्टैनफोर्ड और बीने के दोनों का मिक्सअप करके टर्मन ने स्टैनफोर्ड और बीने का मिक्सअप करके बुद्धि परीक्षण का एक नया सूत्र दिया, जो कि बुद्धि लब्धि पर आधारित था। अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा, आईक्यू बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इसी के आधार पे इन्होंने अपना नियम दिया। अब इनका नियम क्या था वो हम समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या? अब तो कहेंगे कि ये चीज तो कुहलमान ने भी कहा था, तो आप इसमें नया क्या है? एक्चुअली कुहलमान ने क्या कहा था पता है? जब उन्होंने बताया ना कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था 140 आया, 60 आया, तो इन्होंने बस ये बता दिया कि भैया इसकी बुद्धि लब्धि 140 है, इसकी बुद्धि लब्धि 160 है। लेकिन टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने दे दिया एक चार्ट। ठीक है, पूरा चार्ट कि 140 आएगा तो बच्चे को हम क्या कहेंगे, 120 से 140 आएगा तो बच्चे को क्या कहेंगे, 90 से 110 आया तो बच्चे को क्या कहेंगे,
या 110 से 120 आया तो बच्चे को क्या कहेंगे, 90 से 70 आया तो क्या कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने परीक्षण का एक चार्ट दे दिया, पूरा पूरा चार्ट दे दिया। उस चार्ट की मदद से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है। जैसे 140 जैसे आया, मान लीजिए किसी बच्चे की क्षमता 150 है और उसकी, छोड़िए, बच्चे की क्षमता क्या है, वो 15 वर्ष के आयु के बच्चे के सवाल को हल कर ले रहा है, लेकिन वो है 10 वर्ष का। तो अब यहां देखेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, कितना आया 150, 140 से ज्यादा आ गया। तो इन्होंने कहा था 140 या उससे ज्यादा आएगा तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, मतलब एकदम एकदम एक्स्ट्रा होगा। 140 से ऊपर आया तो प्रतिभाशाली होगा। फिर इन्होंने बताया कि 120 से 140 तक रहेगा तो अति श्रेष्ठ होगा, अति श्रेष्ठ, या इसको कहते हैं प्रखर बुद्धि, ठीक है, अति श्रेष्ठ होगा। 110 से 120 आएगा तो श्रेष्ठ होगा, क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। 90 से 110 आया तो सामान्य होगा। 90 से 70 पे आया तो यहां से औसत बुद्धि का। ऐसे इन्होंने पूरा पूरा इन्होंने चार्ट दिया था। उस चार्ट को अभी हम यहाँ पे लगा देंगे, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 3-4 टर्म आपको उसमें देखने पड़ेंगे। कौन सा, पहला टर्म ये देखना पड़ेगा कि 140 वाले को क्या कहते हैं, दूसरा टर्म देखना पड़ेगा 90 वाले को क्या कहते हैं, और एक उसमें आएगा 25 या 25 से नीचे, उसको क्या कहते हैं। ये 3 बहुत पूछता है, पूछने को तो सभी पूछते हैं, बट यहाँ देखिए अब चार्ट आपको लगा हुआ है, पूछने को तो बहुत पूछता है, लेकिन आपको 3-4 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपके टर्मन के अनुसार अगर ये बुद्धि आती है तो इसका क्या होगा। 140 प्लस आया तो प्रतिभाशाली हो जाएगा, 90 से 110 के बीच में रह गया या उसके नीचे रह गया तो क्या कहेंगे। औसत वाले बच्चे किस रेंज पे आएंगे, मंद बुद्धि वाले बच्चे किस रेंज पे आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। 3-4 टर्म याद रखना है। एक आपको देखिए, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, सामान्य, औसत और मंद बुद्धि, ये 4-5 आपको ध्यान रखने हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन ये बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टर्मन का प्रयोग। क्लियर हो गई बात। देखिए वीडियो रोक के आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, जरूरी है ये। अब ये हो गया हमारा क्या, टर्मन का प्रयोग, या आप कह सकते हैं कि बुद्धि मापन संबंधित टर्मन का रूल। कहां से दिया था टर्मन ने, ये भी आपका शाब्दिक है, ध्यान रखिएगा। पढ़े लिखे बच्चों के लिए है ये इनका बुद्धि, ये दोनों पे कह सकते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों का था टर्मन, क्योंकि आप सवाल दे के भी बुद्धि लब्धि जान सकते हैं, आप पूछ के भी जान सकते हैं। तो टर्मन ने क्या किया, बीने के परीक्षण को ही एक्सपेंड कर दिया और उसका नाम रख दिया बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण। बाद में बीने ने 1916 के बाद 37 में, 85 में, 38 में बहुत सारे संशोधन किए, बट कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए 1916 वाले को ही माना गया। तो 2 चीजें आपको क्लियर हुई। पहला, प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में, बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में, ईस्टर्न कुहेलमान, फिर 1916 में टर्मन का परीक्षण, जो कि आज तक चलता आ रहा है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आधुनिक काल। क्या नाम रखा गया है, आधुनिक काल। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो हमने टर्मन के परीक्षण को समझ लिया, उसको हमने जान लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ और चीजों को हम समझते हैं। जैसे देखिए, ये तो क्लियर हो गया, हमने परीक्षण को पकड़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, 2 परीक्षण हमने पढ़े, एक अल्फ्रेड बीने का, उसी में संशोधन हुआ ना, फिर हमने पढ़ा टर्मन का, अल्फ्रेड बीने टर्मन, अल्फ्रेड बीने टर्मन। अब कुछ और परीक्षण को हम समझते हैं। देखिए, एक आपका परीक्षण आता है, बस नाम पढ़ना है हमको, ज्यादा डिटेल में जाना है, वेस्लर वेलेन्यू या वेलेव्यू परीक्षण। देखिए, ये वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण क्या था, इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए 2 प्रकार के परीक्षण बताए गए। पहला बताया गया WAIS, ये परीक्षण इसमें बताया गया। ये परीक्षण किसके लिए था, वयस्क कह सकते हैं आप, युवाओं के लिए, ठीक है, या बड़े लोगों के लिए। फिर WCIS परीक्षण हुआ, ये किसके लिए था, WCIS परीक्षण था बच्चों के लिए। किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। SC से चाइल्ड होता है, यहां से A से एडल्ट, ठीक है। तो WAIS परीक्षण या WICS परीक्षण किसके लिए था, ये आपका था वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण। ये अमेरिका के थे, इन्होंने ये परीक्षण दिया था, बस बुद्धि परीक्षण था, सिंपल। ये था वयस्क के लिए। ये पहले इन्होंने बड़े लोगों के लिए दिया था,
बाद में इन्होंने इसको छोटे लोगों के लिए कर दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये भी अमेरिका के ही थे, लेकिन टर्मन के सामने किसी की चली नहीं और इन सब परीक्षण को वो वैल्यू नहीं मिली जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी। और ये एक एक बच्चों के लिए था, व्यक्तिगत परीक्षण था। क्या था? व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप समूह में कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वेसलर वेलिग्यू परीक्षण। देखिए इसमें कुछ ज्यादा बताने को था नहीं, सिंपल सिंपल आपको समझना है, इसलिए हमने आपको सिंपल सिंपल समझा दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और कुछ चीजें उसको हम समझ लेते हैं। जैसे अब मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था? एक मैंने आपको बताया था अल्फा परीक्षण। अब आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आपने बताया था, लेकिन है क्या ये? अल्फा परीक्षण मैंने आपको बताया था सामूहिक परीक्षण है। सामूहिक मतलब सेना चयन में या प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये परीक्षण होता है शाब्दिक। ये जानना जरूरी है। ठीक है, शाब्दिक। वही बात करें बीटा परीक्षण की, बीटा परीक्षण की, तो ये शाब्दिक भी होता है, शाब्दिक के साथ साथ अशाब्दिक भी होता है। अशाब्दिक मतलब संकेत से, प्रश्न के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से बना करके कर सकते हैं। तो आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछेगा बीटा परीक्षण क्या है, सीधा पूछेगा एक व्यक्ति चित्र बना रहा है, या सॉरी कक्षा में बच्चे चित्र बना रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से टीचर या अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण का चयन कर रहा है? लिख देगा व्यक्तिगत, लिख देगा शाब्दिक, लिख देगा अल्फा परीक्षण, लिख देगा बीटा परीक्षण। तो बीटा परीक्षण में दोनों आ जाएगा, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण के बाद। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अल्फा परीक्षण शाब्दिक, बीटा परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। एक बात बताइए, शाब्दिक मतलब क्या? जैसे आपने कहा लिखो भालू जा रहा है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जहां शाब्दिक आया मतलब उसका ये होना चाहिए ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था, ये पढ़े लिखे के लोगों के लिए, और ये दोनों के लिए था। ये किसके लिए था? दोनों के लिए था। ठीक है, तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए अगर कभी पूछा अल्फा बीटा दोनों ऑप्शन में है तो बीटा ही आपको मारना है, क्योंकि ये दोनों के लिए था। क्लियर हुई? जहां जहां शाब्दिक आएगा वहां पढ़े लिखे बच्चे या जो बोल पाते, जो समझ पाते हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजों को हम समझते हैं। देखिए इसके बाद में हुआ क्या, वैसा वेलेग्यू और अल्फा परीक्षण बीटा परीक्षण के बाद में एक दो परीक्षण और, जैसे एक आरपीएम करके था, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, उसको हम छोड़ देते हैं। एक आपका जो है वो भारतीय परीक्षण की बात करें तो एक आता है आपका जलोटा परीक्षण। ठीक है, जलोटा परीक्षण, ये भारतीय वैज्ञानिक थे जलोटा। इन्होंने अपने परीक्षण में कहा कि 20 मिनट में बच्चों से 100 प्रश्न कराओ। अब बताइए जो पढ़ा लिखा रहेगा वही ना करेगा, तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था। 20 मिनट में 100 प्रश्न हल कराओ और देखो उसकी बुद्धि कितनी तेज है। अर्थात इन्होंने, अब इसमें देखिए तर्क भी लगेगा, बुद्धि भी इस्तेमाल होगी, और इसमें बच्चों की गति भी देखी जाएगी कितना तीव्र है। अब 20 मिनट में 100 प्रश्न करना सबके बस की बात नहीं है, तो उसमें तर्क, सोचने समझने की क्षमता किसकी बहुत तेज है, सबका मापन एक साथ हो जाएगा। 20 मिनट में 100 प्रश्न जब वो करेगा उसकी गति भी मालूम हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो जलोटा परीक्षण में क्या कहा गया, खासकर गति का मापन किया गया 20 मिनट में 100 प्रश्न दे करके। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये भी था। इसके बाद एक और आता है भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण, देखिए भाटिया बैटरी परीक्षण क्या था इसको हम समझते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण खासकर 1955 में, छोड़िए ईयर छोड़ी जाने दीजिए। भाटिया बैटरी परीक्षण ये भी एक भारतीय थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा देखो व्यक्ति के हाथों से, मतलब वो अपने हाथों से किस प्रकार के कार्य करता है, जैसे चित्र बनाता है, साहित्य लिखता है, या वास्तुकला करता है, मूर्ति वगैरह बनाता है, उस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को इन्होंने कहा भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है, क्या कहा, भाटिया बैटरी परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण खास करके हाथों की गति पर डिपेंड है, या आप कह सकते हैं कि हाथों से किए गए कार्य पर डिपेंड है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दो भारतीय थे, जिसमें आपका जलोटा परीक्षण आता है और दूसरा आता है भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है, भाटिया बैटरी परीक्षण क्लियर हुआ आपको? ठीक है, एक अब देखिए यहां तक समझने के बाद में एक और रूल है। रूल क्या है, मतलब एक नियम है, ड्रा ए मैन परीक्षण।
ड्रा ए मैन परीक्षण, इसको दिया था परमिला पाठक। अब देखिए 3 भारतीय लग रहे हैं, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। परमिला पाठक ने ये एक बार पूछा हुआ था, ड्रा ए मैन परीक्षण परमिला पाठक, ड्रा ए मैन परमिला पाठक। और ये प्रश्न वाला कौन दिया था, गति के आधारित कौन दिया था, मतलब गति की बुद्धि कह सकते हैं, किसने दिया था, जलोटा ने। हाथों से कार्य वाला किसने दिया था, भाटिया बैटरी परीक्षण, या कह सकते हैं आप भाटिया ने दिया था। ठीक है, देखिए अगर बुद्धि लब्धि की बात, बुद्धि मापन की बात करें तो इतने सारे सिद्धांत आपको जानने ही जानने हैं। अब इसके अतिरिक्त जो कोई सिद्धांत एक दो बचता है उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उस चीज को हमने चर्चा नहीं किया है। यहां तक आपको जानना है, इन चीजों को आपको समझना है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो बुद्धि मापन का जो चैप्टर था उससे संबंधित या बुद्धि मापन संबंधित जितने थ्योरम है, जितने थ्योरीज हैं, उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया, उसको हमने बता दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये आपको टेट में पूछता है, सीटेट में इतना डिटेल नहीं जाता, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कभी, खासकर इन सबसे फंसाता है ना। जैसे आप ये पढ़े रहेंगे ना कि जलोटा परीक्षण में हुआ था, जब वहां क्वेश्चन पूछेगा कि एक इतने गति से बच्चा काम कर रहा है, किस परीक्षण पे या किस पे जाता है, तो वहां आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बुद्धि मापन या बुद्धि चैप्टर संबंधित अगले टॉपिक को चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल।